प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, जिसका लाभ आप अपनी स्टडी में ले सकते हैं। तो पिछली वीडियो में भी हमने बात किया है, इकाई 5 से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को 25 प्रश्नोत्तरी हम लेकर आए थे। फ्रेंड्स, आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जिसका भाग 2 है इकाई 5 से ही। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, और यदि आप इनका PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं इनके बेस्ट से बेस्ट नोट आपको उपलब्ध करा दूंगी। तो आप इनसे अपना अध्ययन करते रहिए। तो चलिए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और एक निवेदन है कि आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर चूज करें। इसके बाद आप मुझे कमेंट बताएं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत भारती के संदर्भ में किस विद्वान ने यह बात कही है कि इसकी लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है? डॉक्टर नगेंद्र ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। ऐसा कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने भारत भारती के संबंध में। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? A पंचवटी, या B साकेत, या C भारत भारती, या D द्वापर? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो C नंबर ऑप्शन करेक्ट है। भारत भारती पर गुप्त जी की रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। आपको पता है, जब भी आप पढ़ें तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि आप राइट आंसर तो करेंगे ही, बट जो तीनों ऑप्शन हैं उनको भी आप देखें। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई है, और ये हमारे पाठ्यक्रम में लगी है दोस्तों। साकेत का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। फिर हम द्वापर की बात साकेत का 1931 ईस्वी है, और यह भी हमारे पाठ्यक्रम में साकेत लगा हुआ है, साकेत का नवम सर्ग। फिर हम पंचवटी की बात करें तो पंचवटी का प्रकाशन वर्ष 1925 है, और द्वापर की बात करें तो द्वापर का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। तो आप जब भी पढ़ें तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व किया करिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि साकेत के किस सर्ग में विरह दशा का वर्णन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, उम्मीद करती हूँ आपने चूज कर लिया होगा। तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो C नंबर ऑप्शन राइट है। 9वें सर्ग में साकेत में विरह दशा का वर्णन किया गया है। C नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि साकेत के प्रथम सर्ग में किसका संवाद है? आपको बताना है। A नंबर राम लक्ष्मण का है, या B नंबर लक्ष्मण उर्मिला का है, या C नंबर राम सीता का है, या D नंबर इनमें से सभी का? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। प्लीज़ आप अपना आंसर पहले वीडियो को पॉज करके चूज कर लीजिए। कि आज के प्रश्न फ्रेंड्स इकाई 5 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, और इसके बाद आप देखिए कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। लक्ष्मण उर्मिला का संवाद है साकेत के प्रथम सर्ग में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से किसने विभूषित किया है? सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चूज कर लिया होगा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो B नंबर ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 6 है कि साकेत के केंद्र में किस पात्र की कथा वस्तु है? उर्मिला की, लक्ष्मण की, राम की, या सीता की? यदि आपने इस साकेत को पढ़ा होगा, इसकी समीक्षा को, इसके संदर्भ में कुछ भी आपने किया होगा फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर आप करेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका आंसर चूज कर लिया है। तो जो साकेत के केंद्र में जो कथा वस्तु जिस पात्र की है, तो वो पात्र हैं लक्ष्मण। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिऔध जी ने विश्व प्रेम की व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? एक बार मैं प्रश्न को फिर से पढ़ना चाहूँगी कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिऔध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो 5वें सर्ग में, या 11वें सर्ग में, या 13वें सर्ग में, या D नंबर ऑप्शन 17वें सर्ग में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो D नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 17वें सर्ग में।
फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित ग्रंथ है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस या फिर डी वीर रस? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चूज कर लिया होगा। और आज की जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के ही प्रश्न एनटीए नेट के द्वारा हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वियोग श्रृंगार रस का प्रिय प्रवास में वर्णन किया गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ए नंबर साकेत है, या बी पंचवटी है, या सी प्रिय प्रवास है, या डी भारत भारती है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। फ्रेंड्स, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, वो प्रिय प्रवास है। ओके, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो साकेत है यह भी खड़ी बोली में ही लिखा गया है, हिंदी खड़ी बोली में ही, बट ये बाद में लिखा गया है और प्रिय प्रवास पहले लिखा गया है। तो इसलिए दोनों कभी कभी चूज करने के लिए आता है, जो कूट में यदि आए तो आपको दोनों ही चूज करने हैं। यदि एक के लिए पूछे तो आपको सिर्फ प्रिय प्रवास को ही चूज करना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। फिर अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है? तो आपने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर है परिमल, या बी नंबर गीतिका, या सी नंबर सरोज स्मृति, या डी नंबर अनामिका? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर करेक्ट है। सरोज स्मृति में निराला के व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? वो रेणुका है, या हुंकार है, या सी उर्वशी, या डी रसवंती? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है और ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उर्वशी। और बताना चाहूँगी कि उर्वशी का जो प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी माना गया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इन तीनों का प्रकाशन वर्ष आप जरूर याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा कि निराला की कौन सी कृतियाँ पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती हैं? ए अड़िमा है, या बी नए पत्ते, या सी कुकुरमुत्ता, या डी बेला? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। कुकुरमुत्ता इनकी कृति है निराला जी की, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो पूंजीपतियों पर इन्होंने इस काव्य रचना के माध्यम से तीखा व्यंग किया है। बहुत ही बेस्ट कविता है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार इसका अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि लोक जीवन का जासूस कौन सा कवि कहलाता है? लोक जीवन का जासूस, आपने बताना है कि लोक जीवन का जासूस कौन सा कवि कहलाता है? मुक्तिबोध हैं, या जय जी हैं, या सी धूमिल है, या डी नागार्जुन है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर फ्रेंड्स चूज कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बताना चाहूँगी, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि राजनीति की विसंगतियाँ किस एक रचना में उजागर की गई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी। आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप इसको नोट कर लेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दूँ। प्लीज़ आज इन प्रश्नों को आप प्लीज़ जरूर अपने जहन में रखें, अपने माइंड में नोट करके रखें। फिर अगला प्रश्न है कि इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, या गीत फरोश है, या संसद से सड़क तक, या रस्मरथी, या अंधा युग? हमारा प्रश्न है कि राजनीति की विसंगतियाँ किस एक रचना में उजागर की गई हैं? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, इकाई 5 से, जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई 5 हम कर रहे हैं आज, कविता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी, इसका करेक्ट ऑप्शन है संसद से सड़क तक। ये रचना है जिसमें राजनीति की विसंगतियां उजागर की गई हैं। आपने कमेंट करके बताना है कि संसद से सड़क तक की ये कृति किसकी है, किस रचनाकार की है ये काव्य कृति संसद से सड़क तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कि अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सूखे का, भूख का, बाढ़ का, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगी अकाल और उसके बाद जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है उम्मीद करती हूँ कि आपने चूज कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। भूख का वर्णन किया है अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन जी ने। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि नागार्जुन ने अपनी किस रचना में स्वार्थी, भ्रष्टाचारी व अवसरवादी लोगों की पोल खोली है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। वो क्या भस्मांकर है, या युगधारा है, या चनाचोर गरम?
डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ आप उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चूज कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है चना चोर गरम, जो कि अक्सर जैसे आप कहीं सफ़र कर रहे होते तो इसका एक गाना था, बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये इस गीत भी है चना चोर गरम का। तो इसमें इन्होंने स्वार्थी, भ्रष्टाचारी और अवसरवादी लोगों की पोल खोली है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग किया है? भूरी भूरी खाक धूल में, अंधेरे में, या चांद का मुंह टेढ़ा है में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है अंधेरे में। अंधेरे में उनकी ये काव्य कृति है, ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और आपने बताना है कि अंधेरे में जो ये कविता है ये किस में संकलित है, मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संकलित है अंधेरे में कविता। फिर अगला हमारा प्रश्न है, किस एक कवि की कृतियाँ टी.एस. इलियट से प्रभावित हैं? आपको बताना है कि कौन से एक कवि हैं जिनकी कृतियाँ टी.एस. इलियट से प्रभावित हैं। वो ए नंबर नागार्जुन है, या बी अगजेय हैं, या सी पंत जी हैं, या डी निराला जी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। और अगजेय जी हैं, वो अगजेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगजेय हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि टी.एस. इलियट का संबंध किस युग से है, या बताना है कि टी.एस. इलियट कौन से अवसरवादी किस अवसरवादी कवि की श्रेणी में आते हैं। ओके, फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि चक्रव्यूह और आत्मजयी कृतियाँ, ये इसको मैंने करेक्ट ऑप्शन ही ले लिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 को, क्योंकि ये इनकी जो ये काव्य कृतियाँ हैं चक्रव्यूह और आत्मजयी बहुत ही फेमस हैं। और जैसा आपको मैं बता दूं आपको कि मैं 2004 से या 2019 तक की जो प्रश्न को मैंने एनालाइज किया है, तो उसमें चक्रव्यूह और आत्मजयी कृतियाँ तो 15-20 बार आ चुकी हैं, मैं सच बता रही हूँ। ये दोनों काव्य कृतियाँ जो कि कुंवर नारायण की है, तो मैंने इसको ले लिया है आपको अवगत कराने के लिए कि हमारे यूजीसी नेट में जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, जैसा कि आपको भी पता है। तो चक्रव्यूह और आत्मजयी कृतियाँ किसकी हैं? तो कुंवर नारायण की हैं। फिर फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पंत जी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अधिकांशतः प्रकृति के किस रूप का चित्रण किया है? ए नंबर है आलम्बन रूप का, या उद्दीपन रूप का, या संवेदनात्मक रूप का, या उपदेशिका रूप का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बताना चाहूँगी, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पंत जी ने प्रकृति चित्रण के लिए अधिकांशतः आलम्बन रूप का चित्रण किया है अपने काव्य कृति में। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि पतझड़ या झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। एक बार मैं इसको फिर रीड करना चाहूँगी, पतझड़ या झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये पंक्तियाँ प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ से हैं, ये आपको बताना है। यदि आपने प्रसाद जी का ये कोई सा भी काव्य ग्रंथ आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो आप बताइए किसका है, आंसू का है, झरना का है, सी कामायनी का है, या डी लहर का है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन सही है, कामायनी। और कामायनी हमारे पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न नंबर 22 है, अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो प्रश्न है यूजीसी ने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जाम हुआ है जून 2019 में, ये जून 2019 का प्रश्न है। तो इसका आंसर आपने बताना है कौन है। ए नंबर धूमिल है, या बी नागार्जुन है, या सी मुक्तिबोध है, या डी दिनकर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर सही है, धूमिल है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा काव्य संकलन छायावादी काव्य का नहीं है। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा काव्य संकलन है जो छायावादी काव्य का नहीं है। पल्लव, गुंजन, उत्तरा, या ग्रंथि। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रश्न का आंसर चूज कर लिया होगा। यदि आप पंत जी के संबंध में आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ये यहाँ से जो बता दूँ कुछ प्रश्न हैं जो थ्योरी से ही लिए गए हैं
और यूजीसी ने पाठ्यक्रम चेंज किया है तो प्रश्नों के तरीके भी उसने चेंज किए हैं। तो हमें भी अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि यदि यूजीसी ने इस पाठ्यक्रम से यानी इस इकाई या इकाई 5 से जो भी इकाई का अध्ययन हम कर रहे होते हैं तो हम ये देखें कि इस इकाई से यदि ऐसा प्रश्न आया हो तो नेक्स्ट किस प्रकार का प्रश्न यूजीसी के माध्यम के द्वारा पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी वो सी है, उत्तरा है, जो कि छायावादी काव्य का नहीं है। तो आपको बताना है कि उत्तरा किस काव्य में संकलित है, कौन है। जैसे आपको पता है कि आचार्य जो हैं पंत जी हैं, तो पंत जी की जो काव्य कृतियाँ हैं, पंत जी ने अपनी काव्य कृतियों को 4 भागों में बांटा है। तो आपको बताना है कि उत्तरा किस में संकलित है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 दिया गया है कि कामायनी का प्रधान रस क्या है। आपको बताना है। तो इसका मैंने करेक्ट ऑप्शन ही ले लिया है कि जो कामायनी का प्रधान रस है वो श्रृंगार है। और एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, कामायनी में श्रद्धा को किसकी पुत्री माना गया है, काम की या रति की या गंधर्वों की या डी नंबर ऑप्शन है ए बी दोनों। तो आपने इसका उत्तर सही बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कामायनी में श्रद्धा को काम की और रति दोनों की ही पुत्री माना गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी, लाभदायक होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइए कि आपने कितने आंसर राइट किए हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।